मोदी के खिलाफ क्यों उतर गए हैं 8 राज्य और क्या सच में अब लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी? कैसे 2056 तक विपक्ष का नया प्लान सामने आ गया है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है कि आखिरकार कैसे मोदी के खिलाफ उतर गए हैं 8 राज्य। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं परिसीमन, वो क्या है, क्यों नहीं बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें। तीसरा देखिए 2056 तक क्या है विपक्ष का नया प्लान। चौथा है क्या होता है परिसीमन और इसका इतिहास क्या है, डीलिमिटेशन, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा। और पांचवा देखिए कि कैसे इस बड़े मुद्दे पर नॉर्थ और साउथ इंडिया यानी उत्तर और दक्षिण भारत बट गए हैं, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप मुद्दा समझिए कि कैसे तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब क्या मोर्चा खोल दिया है कि लोकसभा की सीटें 30 साल तक यानी 2055-2056 तक आप लोग मत बढ़ाओ। और ये डायरेक्ट मोदी से ये बात कही है, केंद्र सरकार से बात कही है। और ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने 7 राज्यों को और अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर डीलिमिटेशन होता है यानी परिसीमन होता है तो दक्षिण को नुकसान होगा और हम पे कहीं ना कहीं हिंदी थोपी जा रही है। उन्होंने 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं और देखिए ये जो परिसीमन है, डीलिमिटेशन, इसके खिलाफ केंद्र को घेर लिया है। लेकिन अब आपको ये भी समझना होगा कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन होता क्या है और इस पे कैसे उन्होंने 7 राज्यों को अपने साथ सम्मिलित कर दिया है। और इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी उन्होंने बवाल मचा दिया है। स्टालिन ने 7 राज्यों को साथ आने के लिए एक पत्र भी लिखा है, वो देखिए आगे क्या है। तो देखिए एमके स्टालिन का ये मैं पोस्ट आपको बता रही हूँ। उनका कहना है कि जो यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का ये जो प्लान है डीलिमिटेशन का, ये असॉल्ट है साउथ भारत पे यानी दक्षिण भारत पे, ये असॉल्ट है फेडरलिज्म का। और कैसे ये लोग राज्यों को पुश कर रहे हैं। भाई हमेशा से क्या बात होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है। लेकिन साउथ के जो राज्य हैं उन्होंने तो गुड गवर्नेंस दिखाते हुए इन सब का अच्छे से एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन नॉर्थ में ये हो नहीं पाया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की है तो हमारी तो पॉपुलेशन कम हो गई है, लेकिन अब अगर पार्लियामेंट में बात होती है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके पाले में कितनी ज़्यादा आएगी तो हमको तो घाटा हो जाएगा। तो मतलब ये तो हमने अच्छा किया, उसका हमें दंड मिल रहा है, और जिन लोगों ने नहीं किया यानी नॉर्थ भारत में नहीं किया गया उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कैसे जितने भी सारे देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और पंजाब हैं, इन सब के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और बोला है कि मेरे साथ आकर आवाज़ उठाओ। अगर ये लोग डीलिमिटेशन कर देते हैं जनगणना के हिसाब से तो भाई साउथ के राज्य तो पीछे रह जाएंगे। और इसमें वेस्ट बंगाल भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया, इसमें पंजाब भी आ गया। तो ये हमारे साथ अन्याय होगा, हम लोगों के साथ अन्याय होगा। फिर देखिए आगे लिखते हैं कि हम लोग एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने वाले हैं, जेईसी, और ये डिफेंड करेगी कैसे हमारे राज्यों को जो साइलेंस किया जा रहा है। और इनफैक्ट देखिए इन सबको बीजेपी आंध्रा, आईएनसी तेलंगाना, बीजेपी बंगाल, इन सबको पत्र लिखकर मेंशन कर कर बाकायदा इनवाइट किया है कि 22 मार्च को सब जने चेन्नई आओ। ये 22 मार्च जो आने वाली है, फिर इसमें हम सब बैठ के एक पूरा एजेंडा बनाएंगे और केंद्र सरकार को बोलेंगे कि डीलिमिटेशन ना करवाएं, साउथ के साथ ऐसा ना होने दें और हमारे जो राइट्स हैं उनको न्याय मिले। अब देखिए एक बार आप भारत का नक्शा देखिए, जो 8 राज्य इस पे साथ आ गए हैं वो कौन है आप नीचे देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और वहाँ पे पंजाब। तो यही सदर्न स्टेट्स का यानी दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उनका कहना है कि भाई जो नॉर्थ की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है। जब परिसीमन होता है यानी लोकसभा और ये असेंबली सीट्स जितनी भी होती हैं वो रिड्रॉ की जाती है। आप भी तो वोट देने जाते होंगे, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती होगी, तो वो जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। और बहुत वर्षों तक अभी ये हुआ नहीं है, उसी के हिसाब से लोकसभा सीटें तय होती है। तो भाई साउथ स्टेट्स का ये कहना है कि नॉर्थ में तो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, तो पार्लियामेंट में उनको ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। हमने तो अच्छा करने की कोशिश की, पॉपुलेशन कंट्रोल की, लेकिन हमको तो इसका जो है उल्टा ही हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि डीलिमिटेशन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। तो देखिए डीलिमिटेशन, जिसे हिंदी में परिसीमन कहते हैं, ये हमेशा सेंसस के बाद होता है यानी जनगणना के बाद होता है। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा
और ये जो जितनी भी विधानसभा होती है उनकी जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स रीड्रॉ की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइनल की जाती है। और वो कैसे होती है, इनफैक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ का भी इससे डिसाइड होता है कि वो कौन सी सीट्स ऐसी होंगी, और ये सब पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनेगी, फिर उसमें कौन कौन होगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। भाई पहले जनगणना हो जाएगी, फिर डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है और किस हिसाब से फिर आगे वोटिंग होगी। आप थोड़ा इतिहास में चल लेते हैं तो कैसे 1952 में इस डीलिमिटेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, शुरुआत हुई। उसके बाद जब हम लोकसभा की बात करते हैं 1952 में हमारी लोकसभा सीटें कितनी थी, 494, और ये किसके हिसाब से हुआ था, 1951 के सेंसस के हिसाब से हुआ था। फिर जो दूसरी कमीशन बनी वो 1963 में बनी। अब वो किसके आधार पर बनी, 1961 में जो सेंसस हुआ था। और उसके बाद हमारी लोकसभा सीटें कितनी हो गई, 522 हो गई। फिर उसके बाद जो थर्ड कमीशन बनी 1973 में, उसके हिसाब से हमारी लोकसभा सीटें कितनी हो गई, 543। अब सोचिए आज भी हमारी लोकसभा सीटें कितनी हैं, 543, और वो किसके हिसाब से, 1973 के हिसाब से। आज 2025 चल रहा है, 1973 में जो हमारा सेंसस था, जो हमारी जनगणना थी, उसके हिसाब से आज तक ये लोकसभा सीटें हैं। तो अब क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ कि कैसे इमरजेंसी का पीरियड आया। उस इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हम संविधान में बदलाव करते हैं और ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, परिसीमन एक्सरसाइज है, उसको हम रोक देते हैं। तो भाई क्यों रोक देते हैं, इसलिए रोक देते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स करने हैं, यानी अब आबादी को कंट्रोल करना है। और देखिए कैसे 2001 तक उस चीज़ को रोक दिया गया कि हम लोग जब तक डीलिमिटेशन नहीं करेंगे जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो जाती। और देखिए इसी का नतीजा क्या हुआ, 1981 और 1991 में ये जो सेंसस है उसके बाद से डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बना। फिर आप आ जाइए, फिर उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 1973 में 543 सीटें लोकसभा की। उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 54.8 करोड़, और ये किसके हिसाब से थी, 1971 के सेंसस के हिसाब से, 1971 के जनगणना के हिसाब से। तो भाई वो जो 543 सीटें रखी गई थी लोकसभा की, वो तो 54.8 करोड़ की जनता के हिसाब से रखी गई थी। आज 2025 हो गया है, हम लोग 140 करोड़ से ज़्यादा हैं, और क्या हमारा बेस क्या है, 54 करोड़। तो अब सब लोग तो यही कहते हैं ना कि भाई जनगणना होके डीलिमिटेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, सदर्न स्टेट्स ने तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो दक्षिण भारत में जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लेकिन ये जो नॉर्थ पार्ट के थे वो नहीं कर पाए और इस मामले में पीछे रह गए। लेकिन इससे क्या हुआ, साउथ के लोगों को ही लॉस हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कम हो गया और नॉर्थ का ज़्यादा बढ़ गया। देखिए कैसे फिर ये साउथ के जितने भी थे उस वक्त भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमने तो इंदिरा गांधी जी की बात मान के पॉपुलेशन कंट्रोल और देश के लिए हमने तो बहुत सारे मेजर्स किए, लेकिन ये नॉर्थ वालों ने किया नहीं, तो अब तुम हमारा पार्लियामेंट में जो हिस्सा है वो कम कर दोगे। तो उस वक्त जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने परिसीमन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया, यानी अभी 2025 चल रहा है, अगले साल की मैं बात कर रही हूँ, फ्रीज कर दिया कि कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। हाँ, उसके बाद से ये देखिए कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ, चाहे कुछ आप रीड्रॉ कर दिया गया, सीट्स भी नहीं बढ़ाई गई। अब बात करते हैं कि 2026 में क्या होगा, क्योंकि वो जो अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे वो तो 2026 में ख़त्म हो रहा है। अभी आपको पता है जनगणना भी होने वाली है, तो 2026 में कायदे कानून के हिसाब से सरकार को तो परिसीमन करना ही पड़ेगा ना। देखिए कैसे एक 2026 में जैसे ही डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाती हैं या फिर उनको रीड्रॉ किया जाता है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो अभी जो ये 543 सीट्स हैं उनको 800 से ज़्यादा सीटें कर देंगे, या फिर ये होगा कि 543 का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और उसमें जाहिर सी बात है जब आप पॉपुलेशन के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, क्योंकि नॉर्थ में आपकी जनता ज़्यादा है, तो साउथ वाले जो लोग हैं उनकी और सीटें आप ले लोगे और नॉर्थ को दे दोगे। व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द सर्दर्न स्टेट्स? अब सर्दर्न स्टेट्स तो यही कह रही है कि भैया हम क्या करें, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया।
अगर ये सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर आप डिलिमिटेशन करोगे तो ये हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में खो देंगे हम लोग। और हम लोग पिनलाइज्ड क्यों हो? मतलब एक तो हमने अच्छा काम किया उसकी हमको सज़ा मिल रही है, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको आप लोग अवार्ड दे रहे हो, नॉर्थ में आप सीटें ज़्यादा दे दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, देखिए अगर हम बात करते हैं सर्दर्न स्टेट्स क्या चाह रही है कि 2056 तक 2056 तक आप लोग फ्रीज कर दो, डिलिमिटेशन करो ही मत। और अगले 30 साल में ये होगा कि जब 30 साल में मोदी सरकार डिलिमिटेशन प्रोसेस रोक देगी, लोकसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड है जहाँ पर आबादी बढ़ी ही जा रही है, तो उन लोगों से तुम लोग जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कराओ ताकि हम लोगों का नुकसान ना हो। पॉपुलेशन कंट्रोल हम क्यों करें, उनको भी करना चाहिए। तो इसलिए अब देखिए ये दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत हो गया है। 543 इज बेस्ड ऑन, अगर ये देखिए 2026 पॉपुलेशन के हिसाब से होता है तो साउथ इंडिया जो है वो 20 सीटें लूज कर सकता है, नॉर्दर्न स्टेट्स को और ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अगर आप लोकसभा की सीटें डिलिमिटेशन के बाद 2026 के हिसाब से 848 कर देते हो तो उत्तर प्रदेश को तो 60 और मिल जाएगी सीटें। लेकिन अगर हम साउथ स्टेट्स की बात करते हैं तो देखिए उनको 40 से भी कम मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि राजनीति के हिसाब से सर्दर्न स्टेट्स यानी दक्षिण जितने भी स्टेट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। व्हाट आर दी ऑप्शंस बिफोर द सेंटर? अब सेंटर क्या कर सकते हैं? अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया, लेकिन अमित शाह ने ये बात कही है और ये इंश्योर किया है कि भाई हम कहते हैं कि साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या साउथ के जितने भी राज्य हैं उनसे सीटें छीनी नहीं जाएंगी। आप लोग हमारी बात का पूरा आश्वासन हम आपको देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जितने भी स्टालिन के साथ ही जितने भी दक्षिण राज्य वाले हैं इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, स्टालिन ने सिर्फ ये 7 राज्यों से मदद ही नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्ट लेटर लिखा है कि हम कहते हैं कि 30 साल तक आप रोक दीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करवाइए भाई नॉर्थ में, और डिलिमिटेशन मत होने दीजिए वरना हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे का थोड़ा सा और नंबर गेम में आपको समझाती हूँ। अगर 2026 की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 1.42 बिलियन। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो इनकी 28 से 36 सीटें हो जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। तेलंगाना की 17 से 20 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की 25 से 28 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 39 से 41 हो जाएगी, जबकि केरला को तो नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी नहीं है, तो इन लोगों की इनफैक्ट 1 सीट घट जाएगी, 20 से 19 हो जाएगी। तो ये सब तो अब आप तो कहेंगे कि ये तो सीटें बढ़ रही हैं, आप तो उल्टा कह रही, लेकिन नहीं, इसमें भी झोल है। अगर आप देखेंगे कि कर्नाटक की 28 से 36 हो रही है तो आप इधर देखिए उत्तर प्रदेश की 80 से 128 हो रही है। आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, इनकी जो है 6-7 सीटें बढ़ रही है, 4-5, इनकी देखिए 80 से 128, बिहार की 40 से 70। तो ये तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से करोगे तो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको तो फायदा होने वाला है। और मैं आपको वही बात बता रही थी कि अमित शाह ने बोला है कि भाई सर्दर्न स्टेट्स को यानी दक्षिण भारत को पूरा उनका फेयर शेयर मिलेगा, लेकिन अभी तक बताया नहीं है कि भाई कैसे मिलेगा। आप एक और चीज़ देखिए, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो अभी स्टालिन वैसे भी देखिए साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जितने भी साउथ के राज्य हैं उन सबको पत्र लिखा है, पीएम मोदी को पत्र लिखा है, और अभी आपको पता है इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो वो पूरे दक्षिण की आवाज़ बनना चाह रहे हैं। तो हम बात तमिलनाडु की ही कर लेते हैं। तमिलनाडु में अभी क्या स्थिति है? 39 एमपीज़ हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। आप अच्छे से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। तमिलनाडु में 39 एमपीज़ हैं, अभी उनका पार्लियामेंट में 7% शेयर है, 7% शेयर है, जितने 543 मेंबर जो कि लोकसभा के हैं, 39 एमपी इनके। अब अगर 2 चीज़ें हो सकती है, अगर लोकसभा में डिलिमिटेशन के हिसाब से सीटें 848 कर दी गई, ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में है इनमें लोअर हाउस में 888 सीट्स अवेलेबल हैं, और अगर आप पॉपुलेशन देखते हैं 16.66 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसके हिसाब से अगर आप 2025 में पॉपुलेशन देख लेते हैं तमिलनाडु की, वो है 7.73 करोड़। तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन के हिसाब से हम आज के जगह पे बात करते हैं, अभी तो उनके पास 39 है, लेकिन जैसे ही डिलिमिटेशन होगा इनके पास 45 आ जाएंगी। अब आप कहोगे कि ये तो मैडम सीटें बढ़ गई, लेकिन ये जो शेयर है ना, जो पहले 7% था वो 45 सीटें बढ़ने के बाद भी अभी 5% रह गया।
यानी पार्लियामेंट में जो शेयर है वो 7% से 5% आ गया, तो तमिलनाडु को तो नुकसान हो गया ना। और अगर आप दूसरी भी चीज़ कर लेते हैं, अगर आप ये जो प्रोपोर्शनल रेशो की बात हो रही है, भाई सदर्न राज्य कह रहे हैं अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से मत करो, प्रोपोर्शनल रेशो लो। अगर आप वो प्रोपोर्शनल रेशो लेते हो तो भी आप देखिए कि तमिलनाडु को 59 सीटें मिलेगी, तो उसका 7% शेयर जो है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, अगर आप सीटें, आप दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि अगर आप सीटें नहीं बढ़ाते हो, सिर्फ ये जो 543 सीटें हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसमें भी घाटा है तमिलनाडु का, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से करोगे तो आपको 543 सीटें 26 लाख पर सीट बांटना पड़ेगा। उसके हिसाब से तमिलनाडु के पास तो 30 सीटें ही आएंगी, यानी पार्लियामेंट में उनका शेयर जो है 7% से 5.5% घटकर रह जाएगा। और इसलिए तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, वो इस पर बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या संविधान आपको ये हक देता है, आप ये जो मांग कर रहे हैं सदर्न राज्य कि क्या सरकार इसको करा सकती है, तो इसके पीछे का है कि भाई ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया था, भाई संविधान में बदलाव किए थे, और सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आपको उसके लिए संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये जो डिलिमिटेशन एक्ट है, बाउंड्रीज हैं, इन सब में आपको मेजॉरिटी भी चाहिए होगी पार्लियामेंट की उस चीज़ को बेहतर करने के लिए। फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 2026, आपको भी पता है कि जो सेंसस है वो भाई हो ही नहीं पाया है। अभी तक भी सब लोग कह रहे हैं भाई जनगणना करा दो, जनगणना करा दो। विपक्ष तो ये भी कह रहा है भाई जातीय जनगणना कराओ। तो देखिए ये बहुत बड़ा झोल है, इसमें संविधान भी आड़े आता है। आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हो। तो केंद्र सरकार कैसे ये जो मेजॉरिटी है लाएगी, डिलिमिटेशन इंश्योर करेगी, क्योंकि आपको भी पता है भाई एनडीए राज में इस बार ये जो गठबंधन की सरकार है, और उसमें से अगर आप 2 बड़े राज्य तेलंगाना की बात कर लेते हो, तो देखिए तेलंगाना की बात कर लेते हो, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के आड़े आ सकती है। और आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार के सबसे बड़े पार्टनर 2 ही हैं, एक नीतीश और एक नायडू। नायडू भी सदर्न राज्य से आते हैं, तो उनको भी आपको मनाना पड़ेगा, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो साउथ की आवाज़ बन रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और एक मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 81 ये कहता है कि आप ये जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 550 से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो आपको इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और क्योंकि 2026 बस आने ही वाला है, आप देखिए, और बड़ा स्टेप होगा, उसके बाद क्या होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि कैसे साउथ के राज्यों ने डिफरेंट चीज़ें कर अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, चाहे वो फर्टिलिटी रेट को कम करना हो, चाहे वो टारगेटेड इंटरवेंशंस करना हो, चाहे वो फीमेल लिटरेसी बढ़ाना हो, चाहे वो जेंडर एम्पावरमेंट करना हो, फीमेल लेबर को फोर्स पार्टिसिपेशन कराना हो, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन नॉर्थ ये नहीं कर पाया। और अब यही होगा। इसमें एक आंकड़ा भी बताता है और एक सर्वे भी बताता है इंटरनेशनल पीस की तरफ से किया हुआ, कि जो 9 राज्य हैं वो तो 1 से 8 सीट पा लेंगे। उसमें से देखिए उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और जो 5 सदर्न स्टेट्स हैं वो लोग 26 सीटें लूज कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज पे भी बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक और टॉपिक है जो है NEP, उस पर भी सदर्न राज्य चढ़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है दिल्ली की तरफ से। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो भी मदर टंग है वो सीखे स्कूल में। और NEP जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला है कि आपको हिंदी इंग्लिश के साथ एक और ऑप्शनल कोई लैंग्वेज चुननी पड़ती है, तो आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। और इधर साउथ के राज्यों का कहना है कि भाई नहीं, हम तो चाहते हैं तमिल पढ़े, हिंदी आप एक्सेप्शन में रख दो, किसी को पढ़नी है तो पढ़े, लेकिन थोपो मत। आप हमारे ऊपर इस तरीके से थोप नहीं सकते हो, हमारे बच्चों के ऊपर थोप नहीं सकते हो। तो देखिए अब कैसे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कैसे DMK में लिटरली आर पार हो गई। संविधान में भी आज बवाल हुआ। एक जना कह रहा है कि इन लोगों को तो सिर्फ ये लोग अपने राज्य में तमिल सिखाना चाहते हैं ताकि इनका बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाए। और दूसरे में देखिए कैसे NEP रो में MK स्टालिन कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एक एरोगेंट राजा हैं।
वो बस उनको डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है, हम लोगों पे हिंदी थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये दो बड़े मुद्दे हैं जो साउथ के राज्य लेकर चल रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।